रहस्यमयी डॉक्टर वॉइन ने एक अनोखा प्रयोग तैयार किया है जिसमें वो जोड़ों को 50 लाख डॉलर का इनाम देता है, बशर्ते वो 50 दिनों तक एक बेदाग साफ सुथरे कमरे में रहें। अगर उनमें से कोई एक बाहर निकल जाए तो इनाम घटकर सिर्फ 10 लाख डॉलर रह जाता है। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बस एक दूसरे का साथ। हाँ, अगर कुछ चाहिए तो इनाम की रकम में से पैसे देकर मंगवाया जा सकता है। आज की जोड़ी है माइक और केट, जिन्हें लगता है कि ये तो बड़े आराम से मिलने वाला पैसा है। माइक को यकीन है कि वो बड़े नसीब वाले हैं जो उन्हें ये मौका मिला, और केट इसे अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ मानती है, एक दूसरा मौका जिसकी वो हकदार है। लेकिन केट ये भी सुझाती है कि शायद इनाम की रकम को आपस में बांट लेना बेहतर होगा, ताकि बाद में कोई झंझट न हो। उसका इरादा है कि वो पैसे को सही जगह लगाए, इन्वेस्ट करे। माइक को ये सुनकर बड़ी उबासी आती है। उसके ख्वाब तो कुछ और हैं, पार्टियां, मौज मस्ती और जिंदगी में पैसों की फिक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। एआई की आवाज़ उन्हें नियम याद दिलाती है। फिर दोनों उस जगह को ठीक से देखते हैं, और सच में जब उन्होंने इसे बेदाग कहा था तो कोई मजाक नहीं था। हर तरफ बस सफ़ेदी है। कमरे में एक बिस्तर है और एक बेंच। एक सादा सा बाथरूम है जिसमें नियम के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक इंसान जा सकता है। एक लाल बटन है जिसे दबाकर वो कभी भी बाहर जा सकते हैं। एक टच स्क्रीन है जिससे चीजें मंगवाई जा सकती हैं, और बाहर निकलने वाले दरवाजे के ऊपर एक बड़ी घड़ी है जो गिनती कर रही है कितना वक्त बाकी है। खाने की बात करें तो उनके लिए एक बेस्वाद सफेद शेक तैयार होती है, सफेद डिब्बे में, बस उतना जितना रोज के लिए जरूरी हो। कमरे में रोशनी खुद ब खुद बदलती रहती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात का एहसास दिलाने के लिए। रात की रोशनी देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि अब सोने का वक्त हो गया। टच स्क्रीन से वो अलार्म भी लगा सकते हैं। माइक इसे छुट्टी की तरह लेना चाहता है, देर तक सोना, कोई जल्दी नहीं, लेकिन केट सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाती है ताकि उसकी एक ढंग की दिनचर्या बनी रहे। पहली रात जब दोनों बिस्तर पर जाते हैं तो माइक रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन केट को डर है कि प्रोफेसर शायद उन्हें देख रहा हो। माइक के जोर देने पर वो राजी तो हो जाती है, मगर चादर के नीचे चुपचाप। सुबह होती है तो केट बाथरूम जाती है, आईने में खुद को देखती है और कुछ हौसला बढ़ाने वाली बातें खुद से कहती है ताकि मन मजबूत रहे और मंजिल याद रहे। दोनों नहाने के बाद अपने कपड़े लॉन्ड्री चुट में डाल देते हैं, और बदले में उन्हें सादे पजामे मिलते हैं। कम से कम उनमें थोड़ा रंग तो है। वक्त गुजारने के लिए केट सोचने लगती है कि आखिर वॉइन ये सब क्यों कर रहा है। माइक उसे एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है जो उसने देखी थी, जिसमें वॉइन के एक पुराने प्रयोग की कहानी थी जो एक मजदूर वर्ग के परिवार के साथ बड़े दुखद अंजाम तक पहुंची थी। कोई नहीं जानता कि वॉइन ऐसा क्यों करता है, बस इतना पता है कि उसके पास बेशुमार दौलत है और वो इसे लोगों को अजीबोगरीब हालात में डालने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे इंसानी फितरत से गहरी दिलचस्पी है। सोचने से ज्यादा जल्दी वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। केट ध्यान लगाती है, माइक घड़ी घूरता रहता है। कभी कभी वो अजीब अजीब बातों पर लंबे लंबे विचार करने लगता है, जैसे कि सफ़ेद रंग का मतलब क्या है, या दांत ब्रश करने की सही दिशा क्या होनी चाहिए, और इन सब पर वो अपने आर्ट स्कूल के ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करता है। केट बार बार उसे समझाती है, घड़ी मत देख, इनाम पर ध्यान रख। लेकिन जब नींद ही ठीक से ना आए तो सकारात्मक सोचना आसान नहीं। केट अपनी रोज की आदतें बरकरार रखती है, खुद से हौसला अफजाई की बातें, बिस्तर ठीक करना और माइक का हौसला भी बनाए रखने की कोशिश करती है। जब केट ध्यान करती है तो माइक कसरत करने लगता है, ज्यादातर दौड़कर, और साथ में दोनों मिलकर ताली बजाने के खेल, मार्को पोलो या कभी कभी डांस, यही उनका मनोरंजन है। जब भी उनके पजामे गंदे होते हैं वो उन्हें उतारते हैं और बदले में बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले नए पजामे मिल जाते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, तब कुछ अलग होता है। माइक को कमरे में एक कीड़ा मिलता है जो न जाने कहां से अंदर आ गया। माइक उससे प्यार से बातें करता है, उसे थोड़ा शेक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर कुछ बूंदे गिराता है, एआई की आवाज आती है और याद दिलाती है कि खाना सिर्फ प्रतिभागियों के लिए है। माइक को फिक्र होती है कि ये छोटा सा जीव यहाँ जी नहीं पाएगा, तो वो किसी तरह इसे बाहर भेजने का रास्ता मांगता है और कहता है कि वो खुद बाहर नहीं जाना चाहता। केट समझाती है कि एआई की आवाज जिस स्पीकर से आती है वो एक तरफा है, वो पहले ही कोशिश कर चुकी है। तब माइक ठान लेता है कि वो दरवाजा खोलने वाला बटन दबाएगा। इस पर दोनों में बहस छिड़ जाती है। केट को यकीन है कि बटन दबाने से वो प्रयोग हार जाएंगे, भले ही माइक सिर्फ हाथ बाहर निकाले, खुद न जाए, और वो भी एक मामूली से कीड़े के लिए। कीड़े को नीचे रखकर माइक कहता है कि ये भी एक जीवित प्राणी है और केट में कोई दया नहीं। केट पलटवार करती है और कहती है कि वो उसे नीचा दिखा रहा है क्योंकि वो उसकी तरह वीगन नहीं है। बात बढ़ती है और केट आखिरकार वो बात कह देती है जो शायद उसने मन में काफी समय से दबाई हुई थी, कि माइक का वीगन होना बस उसके अमीर बाप को चिढ़ाने का एक तरीका है जिसने उसे हर चीज दी, कभी तकलीफ नहीं झेलने दी, और अब वो खुद को कोई आर्टिस्ट और स्ट्रीट स्मार्ट दिखाना चाहता है।
केट बात खत्म करने के लिए पीछे हटती है, लेकिन उसका पांव उसी कीड़े पर पड़ जाता है। माइक को उसकी माफी पर भरोसा नहीं होता, चाहे वो कितनी ही कहे कि ये गलती से हुआ। बाकी का दिन माइक कोने में मुंह फुलाए बैठा रहता है, जब तक उसे खुद एहसास नहीं होता कि इस तरह कुछ ना करना उसे अंदर से तोड़ रहा है। दोनों में से हर किसी को 2 ट्रीट मांगने का हक है, तो माइक एक मांगने का फैसला करता है, भले ही इससे इनाम में से $1,00,000 कट जाएं। केट को यह पसंद नहीं, लेकिन माइक को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं और उसकी ट्रीट आती है एक अकेला हरा क्रेयॉन। ज्यादा नहीं, लेकिन अब माइक दीवारों पर अपनी कला उकेर सकता है। थोड़ी देर देखने के बाद केट उससे कहती है कि उसका पोर्ट्रेट बनाए। माइक मान जाता है, लेकिन वो असली जैसी तस्वीर बनाने से इनकार करता है। उसे ये उबाऊ लगता है, वो अपने अंदाज में बनाना चाहता है और केट को ये पसंद नहीं आता, वो मॉडल बनने से मना कर देती है। माइक तब तक बनाता रहता है जब तक क्रेयॉन खत्म नहीं हो जाता और जाते जाते बाथरूम में हरे निशान और तौलिया जमीन पर छोड़ जाता है, जिससे केट खींच जाती है। बाद में केट माफी मांगती है, कहती है कि वो बुरा बर्ताव कर रही थी और ये सब उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। दिन उबाऊ भरे गुजरते रहते हैं। जब एक सुबह केट उठती है तो बाथरूम में एक बंदूक पाती है। दोनों इतने डरे हुए हैं कि ये भी नहीं जांचते कि उसमें गोलियां हैं या नहीं। उसकी मौजूदगी ही उन्हें बेचैन करती रहती है, तो वो उसे पलंग के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई ने मना किया है कि बंद ना हो सकने वाली चीजें लॉन्ड्री चुट में नहीं डाल सकते। कुछ वक्त बाद उन्हें आखिरकार कनेक्ट टाइम मिलता है, यानी उनके प्रियजनों के भेजे हुए वीडियो मैसेज। माइक को उसकी बहन का मैसेज मिलता है, जो उसे घर परिवार का हाल बताती है। हालांकि उसे लगता है कि माइक और केट का रिश्ता अब नहीं रहा। बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन केट अपना कनेक्शन नहीं चाहती और जब स्क्रीन पर उसके अब्बा का वीडियो आता है, वो घबरा जाती है। उसके अब्बा जो अब सड़क से उठकर एक बेघर आश्रय में रह रहे हैं। केट चाहे जितना कहे रोको, वीडियो रुकता नहीं, तो वो दौड़कर बाथरूम के पास जाकर छिप जाती है और रोने लगती है। माइक उसके पास आता है और उसे सहारा देता है। रात को अपने बॉयफ्रेंड से लिपट कर सोने के बाद सुबह जब अलार्म बजता है तो केट उठती नहीं। वो सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है। वो एक गहरे अवसाद में डूब चुकी है। जब माइक अपनी फिक्र जाहिर करता है तो केट बताती है कि उसने अपने अब्बू को सालों से नहीं देखा था और माइक को हमेशा उनके बारे में झूठ बोलती रही, क्योंकि उसे शर्म थी। शर्म उस इंसान की जिसने शराब में डुबो दिया घर, उसकी पढ़ाई के पैसे और उसके एक आम बचपन की हर उम्मीद। अब सिर्फ 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा बाकी है, लेकिन केट फिर भी बिस्तर नहीं छोड़ती। माइक खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। कभी उंगलियों से क्रेयॉन की लकीरों को मसलकर नई शक्लें बनाता है, तो कभी पजामे के लेबल को अलग अलग जज्बात के साथ पढ़ता है, जैसे एक्टिंग की कक्षा में करते हैं। वो केट को खाना खिलाने की कोशिश करता है, खाने पर मजाक करके उसे हंसाने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार वो भी उसके साथ बिस्तर पर लेट जाता है, बस यही सोचकर कि शायद उसका साथ कुछ काम आए, लेकिन वो भी नहीं होता और माइक कभी कभी जमीन पर सो जाता है, बस कुछ अलग महसूस करने के लिए। एक सुबह वो केट को ट्रीट लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैसे गंवाने को तैयार नहीं। माइक की बेचैनी बढ़ती जाती है और वो कह देता है कि उसे नहीं पता कि वो ये और झेल पाएगा या नहीं, और यही बात केट को आखिरकार बिस्तर से उठा देती है। नहाने से पहले वो माइक से कहती है कि वो अपनी दूसरी ट्रीट ले ले, चाहे उसमें $2.5 लाख ही क्यों ना कट जाए। माइक ऐसा करता है और जो होता है वो दोनों के लिए हैरानी की बात है। दरवाजा खुलता है और एक नग्न औरत कमरे में दाखिल होती है, जिसका नाम है सिमोन। उसे इस प्रयोग के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस एक अभिनेत्री है जिसे एक ऐसे काम के लिए पैसे मिल रहे हैं जिसके लिए उसने ढेर सारी गोपनीयता के समझौतों पर दस्तखत किए थे। उसके एजेंट ने बताया था कि शायद वो सिर्फ 24 घंटे यहाँ रहेगी, हालांकि बुकिंग 1 महीने की है। केट को उसका यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो माइक से कहती है कि अपनी टी-शर्ट सिमोन को दे दे, ताकि वो कम से कम थोड़ा ढक सके। सिमोन माइक की दीवारों पर बनी कला देखती है और तारीफ करती है, यहाँ तक कि उसमें दिखने वाले प्रभावों को भी पहचान लेती है। ये देखकर केट और भी खिंच जाती है। रात होने पर माइक कहता है कि वो जमीन पर सो जाएगा और दोनों औरतें बिस्तर लें। सिमोन कहती है कि वो जागती रहेगी ताकि वो सो सकें। केट को यह सब शिष्टाचार का नाटक लगता है और वो फैसला करती है कि तीनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे, बशर्ते वो बीच में हो। उस रात केट को नींद नहीं आती। सुबह केट उठती है तो सिमोन बिस्तर पर नहीं होती। उसे लगता है वो चली गई, लेकिन दरअसल वो बाथरूम में है। केट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद एक ट्रीट मांगती है, जिसमें 3 छोटी छोटी मजेदार गोलियां आती हैं। केट फौरन एक खुद लेती है और एक सिमोन को देती है। माइक काफी हिचकिचाहट के बाद एक लेता है। फिर तीनों कमरे में नाचने और उछलने लगते हैं। एक दूसरे के साथ कुछ ग्रुप किस भी होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद माइक का नशा बुरी राह पर चल पड़ता है। उसे हर जगह खून दिखने लगता है। वो खुद को पानी के अंदर महसूस करता है और अपने छोटे भाई को अपने साथ डूबते देखता है। दोनों औरतें उसे वापस हकीकत में लाती हैं, लेकिन वो घबराया हुआ है, बाहर जाने की जिद कर रहा है और शॉन और डूबने का जिक्र कर रहा है।
केट उसे खींचकर वापस बिस्तर पर लाती है और तब तक सहलाती रहती है जब तक वो सो नहीं जाता। बाद में सिमोन पूछती है कि माइक क्या बड़बड़ा रहा था और केट बताती है माइक का छोटा भाई शॉन घर के स्विमिंग पूल में डूब गया था जब माइक उसकी देखभाल कर रहा था। ये बोझ आज भी उसके कंधों पर है और वो उस वक्त नशे में था जो इस जख्म को और गहरा कर देता है और यही वजह थी कि वो यहाँ उन गोलियों को लेने से इतना हिचकिचा रहा था। सिमोन पूछती है कि दोनों कैसे मिले और केट को वो दिन याद आ जाता है। बारिश हो रही थी, उसके पास छाता नहीं था और माइक उसने कहा था कि वो हर बूंद को थाम लेगा ताकि केट भीगे नहीं। जब माइक आखिरकार उठता है तो सिमोन उससे बताती है कि बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी। दोनों के बीच दर्द और बिछड़े हुए अपनों की बातें होती हैं और एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। सिमोन माइक का हाथ थामती है बस तसल्ली देने के लिए, लेकिन जब केट ये देखती है तो वो भड़क उठती है। उसे लगता है कि सिमोन उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। सिमोन उसे सीधे टोकती है, कहती है कि केट इस तरह इसलिए पेश आती है क्योंकि दरअसल वो अंदर से बेहद असुरक्षित है। बात बहस में बदल जाती है। माइक चिल्लाकर दोनों को रोकता है और वहां से हट जाता है। केट माफी मांगने की कोशिश करती है और मान लेती है कि शायद उसने जो सोचा वो कुछ नहीं था, लेकिन सिमोन आग में घी डालती है और कहती है शायद था भी। अगली सुबह माइक की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन केट का ध्यान कहीं और है। सिमोन जा चुकी है, लेकिन दीवार पर हरे क्रेयॉन से एक संदेश लिखा है सिमोन का, जिसमें माइक को एक यादगार रात के लिए शुक्रिया कहा गया है। केट तिलमिला उठती है। माइक समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया और ये उस बंदूक की तरह है, ये कमरा उन्हें तोड़ने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन केट नहीं सुनती। गुस्से में वो माइक को धक्का देती है। वो गिरता है, सिर में चोट लगती है और खून आने लगता है। माइक पीछे हट जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। जब वो न्यूयॉर्क चली गई थी तब भी नहीं। उसने अपने अमीर दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया था ताकि केट को बुरा ना लगे। कॉलेज भी अधूरा छोड़ दिया था ताकि वो उसके साथ रह सके जब वो उदास थी। और बदले में मिला क्या? सिर्फ जलन। केट रोते हुए माफी मांगती रहती है, लेकिन बातचीत बीच में ही रुक जाती है क्योंकि माइक को चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है उसे डॉक्टर की जरूरत है। केट शेक लाती है ताकि कुछ शुगर मिले, तौलिए से जख्म ढकती है और याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल मदद की कोई गुंजाइश नहीं। माइक ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे सच में शक होने लगता है कि केट उसकी परवाह करती भी है या नहीं। जख्म छोटा निकलता है और खून बंद हो जाता है, लेकिन ये सोच उसे अंदर तक हिला देती है कि अगर चोट गहरी होती तो क्या वो पैसों के लिए उसे यूं ही छोड़ देती। इस कमरे ने जो उन दोनों का हाल किया है उससे माइक थक चुका है। उसे एहसास हो जाता है कि पैसा उस टूटन को नहीं जोड़ सकता जो उनके बीच आ चुकी है। वो चलने का फैसला करता है और केट को भी साथ चलने का न्योता देता है, लेकिन केट मना कर देती है। कहती है कि उसके लिए ये कहना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा पैसे रहे हैं। वो बंदूक उठाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। माइक परवाह नहीं करता, बटन दबाता है और बाहर निकल जाता है। जीत से बस कुछ ही दिन पहले। केट अकेली रह जाती है, कभी बिस्तर पर पड़ी, कभी शावर में घबराती हुई। फिर उसकी नजर दीवार पर उस बारिश की बूंदों वाली तस्वीर पर पड़ती है जो माइक ने बनाई थी। वो उठती है, बटन के पास जाती है और सोचती है सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कई महीने बाद माइक अकेला है। वो दौड़ते हुए जा रहा है जब उसे केट दिखती है एक इमारत से निकलते हुए। उस कमरे के बाद दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो साथ टहलने निकलते हैं, बातें करते हैं। माइक पूछता है क्या वो कमरा छोड़कर आई या जीत गई। केट जवाब टाल देती है, लेकिन कम से कम वो माफी जरूर मांगती है उस सब के लिए जो हुआ। जब दोनों चलते जाते हैं तो कैमरा पीछे मुड़ता है और वो इमारत दिखती है जहां से केट निकली थी। ये एक बेघर आश्रय है और दरवाजे पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है कि किसी गुमनाम दानकर्ता की मदद से यहाँ एक नया किचन बना है। और उधर उस बेदाग सफेद कमरे में एक नया जोड़ा दाखिल हो रहा है। इमोजी। ये थी आज की फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि ऐसी और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। देखने के लिए शुक्रिया।